नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यूएस उसको सॉल्व करने वाले। आज हमने 50 क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। ओके, बिकॉज मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिए हैं और कल से हम मतलब कि ज़्यादा से क्वेश्चन लेने की स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्टार्ट करें। अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है अब की बार जेआरएफ पार। और स्पेशल मेरी ओर से अलग से लाइन है दम लगा के हैसा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नांकित में से 3105 के निकटतम और 21 द्वारा पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 21 के द्वारा कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्णतः रूप से क्या है, विभाज्य है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन को आपको 21 के द्वारा आपको पहले भाग करके देखना है। तो सबसे पहली संख्या ही हम लेंगे 3108 लेंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे, 21 से भाग देंगे तो 21 एकम 21 हो जाएगी। यहाँ पर 10 बचे और 0 उतर गए। अब देखो, 21 का पहाड़ अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो 20 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 20 पंचे 100 होते हैं, तो मतलब 21 पंचे जो होंगे वो आपके 105 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 21 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगी, 4 दूनी 8। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देखो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। ऊपर से उतार लो 8 को। 21 का पहाड़ा पढ़ो कि कहीं पर भी आपको यहाँ पर 168 आते, तो देखो 21 इंटू आप खुद भी सोच सकते हो कि ये एकम का जो अंक होता है तो 8 एकम 8 होता है ना, तो 8 से ही इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मतलब पूर्ण रूप से ये क्या है, 21 अट्ठे आपके 168 हो गए। पूर्ण रूप से यहीं से आपका क्या हो जा रहा है, विभाज्य हो रहा है। और आपको यहाँ पर यही पूछा है कि पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी है, तो पहला वाला आंसर ही आपका क्या है, सही है। बाकी के ऑप्शन जो है वो सारे गलत हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपने देखो 08 है, वहीं से आपका पूर्णतः संख्या विभाजित हो गई है। ओके, अगर नहीं होती है तब आपको दूसरे ऑप्शन पर जाना है, तीसरे ऑप्शन पर तब जाना है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यस, सेकंड क्वेश्चन लगाओ। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके सामने कि स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है स्टेटमेंट सही है कि गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में दी गई चाल को किलोमीटर प्रति घंटा चाल में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई चाल को मीटर प्रति सेकंड चाल में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना करते हैं। देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, स्पीड एवरेज वाले जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ाया हुआ है, मतलब कि पुराने वाली जो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट होंगी वहीं पर आपको मिल जाएगा। और मैंने टेलीग्राम चैनल में भी ये डाला हुआ था। ओके, स्पीड फिर स्पीड एवरेज करके वो आपका है। ओके, यस, तो इसका आंसर करिए। देखो, मीटर प्रति सेकंड में अगर यहाँ पर देखते हैं, मीटर ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, तो उसी की स्लाइड को यहाँ पर ले लिया है। देखो, स्पीड जो होती है वो मीटर प्रति सेकंड में होगी, या तो फिर आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। ओके, टाइम की बात करते हैं तो टाइम आपका सेकंड में होगा या तो फिर घंटे में होगा। ओके, डिस्टेंस की बात करते तो डिस्टेंस या तो आपका मीटर में होगा या तो फिर किलोमीटर में होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखो, स्पीड के अगर आपको स्पीड का कभी कभी क्या है भाई, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा भाई, डिस्टेंस बटे टाइम। ओके, अगर आपको मान लो कि टाइम पूछा है तो क्या करोगे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर आपको मान लो कि डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, यहाँ पर ये गुना में है तो इस तरफ आएगा तो आपका भाग में चला जाता है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना होता है। ओके, तो
यस तो यहाँ पर टाइम इनटू स्पीड, ओके, इस तरीके से डिस्टेंस निकलता है। तो ये पूरे फार्मूले मैंने आपको बता दिए, क्योंकि एग्जाम में फार्मूले भी कभी कभी दे देते हैं स्टेटमेंट के अंदर, ओके। यस अब देखो यहाँ पर यही बात है कि अगर हमने मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में करना है, तो आप क्या करोगे, 18/5 से मतलब उसको गुना करोगे। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक भी उस टाइम पर जब भी मैंने ये वीडियो बनाया था, जब पढ़ाया था, तब बताया था कि आपको अगर याद नहीं रहता है तो देखो किलोमीटर जो है वो पहले आता है, ओके। किलोमीटर प्रति आवर हम लिखते हैं, मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटे लिखते हैं, किलोमीटर पहले आता है, बड़ा मान होता है किलोमीटर, है ना, मीटर से बड़ा होता है। तो जब बड़ा मान पहले आता है तो ऊपर को बड़े मान को रख दो, ओके। अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में इसको कन्वर्ट करते हैं तो, ओके, आपको याद नहीं रहता है तो, ओके। उसके बाद देखो किलोमीटर प्रति घंटे में से आप कहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो मीटर आपका क्या है, छोटा एकम होता है ना। तो आप क्या करोगे, इन 18 और 5 में से छोटा क्या है, 5 है, तो 5/18 करोगे, बस ये बात आपको याद रखनी थी। ये हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, समझ आया ना। मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटे में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुना करो। किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना कर दो, क्लियर। यस तो यहाँ पर यही क्वेश्चन था आपका, ओके। तो दो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया, मीटर प्रति सेकंड की बात हो रही है भाई, और उसमें से कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। किलोमीटर प्रति घंटे में अगर हम कर रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है, किलोमीटर आ रहा है, मतलब 18/5 होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या दिया है, 5/18 दिया, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखो, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर प्रति सेकंड में करना है ना, मीटर प्रति सेकंड में करना है। अब देखो मीटर तो छोटा वाला है, तो हमने आपको बता दिया 5/18 कर दो, छोटे वाले को ऊपर रख दो। यस तो यहाँ पर 18/5 दिया है, तो ये वाला भी आपका गलत है, ओके। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। अगर आपको यहाँ पर 18/5 दिया होता तो करेक्ट होता, यहाँ पर आपको 5/18 दिया होता तो करेक्ट होता, ओके, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने पद हैं, आपको पद को ढूंढना है। यहाँ पर 1 2 4 8 और उसके बाद यहाँ पर 4096 दिया हुआ है। चलिए इसमें पद को ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर फार्मूला है, ओके। और फार्मूला क्या है, ARn-1, ओके, ये आपका फार्मूला है। और यहाँ पर जो भी पद है, ओके, एनवा पद, हम एन बोलो या फिर एनवा पद बोलो, मतलब कौन सा पद है, ओके। तो ये उसका फार्मूला है, ओके। तो एन जो है वो मतलब यहाँ पर पद हमें ढूंढना, पद ढूंढने की बात है, यस, ओके। तो यहाँ पर देखो लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में जो है वो आपका लास्ट वाला पद है, ओके। तो उसको यहाँ पर रखेंगे 4096 इज इक्वल टू, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पद, जो आपका फर्स्ट पद है, फर्स्ट टर्म है वो, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है, 1 है, यस, ओके। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया, ओके। उसके बाद आर क्या है भाई, तो आर है रेशियो, आर क्या है भाई, रेशियो, ओके। जो आपको ये टर्म्स दिए हुए हैं उसका रेशियो निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 2 4 8 दिया है, ओके। मैं यहाँ पर आपको रेशियो समझाती हूँ किस तरीके से इसका निकलेगा। तो 2/1 ये रेशियो बन गया, ओके। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकालो तो 4/2, 2 एकम 2, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है ना। अब इसका और इसका रेशियो निकालो तो 8/4, 4 दूनी 8, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। तो रेशियो आपका क्या बन रहा है, 2 बन रहा है ना। नीचे वाले एक का मतलब हम कोई वैल्यू नहीं होता है, ओके, भाग के संदर्भ में जब देखते हैं। तो ऊपर अगर हाँ 1/2 होता तो इसका वैल्यू मतलब के बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर हम 2/1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है 2 होता है, ओके। तो हमारे यहाँ पर रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया, क्लियर। तो आज 2 आ गया। अब एन तो हमें ढूंढना है, एन क्या है आपका पद है, कौन सा पद है, ओके, ये हमें ढूंढना है, क्लियर। चलिए तो ए का मान पहले रख दो, ए का मान 1 है, आर का मान आपके पास 2 है, ओके, और n-1 है, क्लियर, यस। तो अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये 4096 है
तो उसको हमें देखना है कि भाई ये 2 की कितनी पावर हो रही है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 बढ़ रहे, 2 2 से गुना हो रहे है ना। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं 2 की पावर हो रही है ना। तो ये 2 की पावर कितनी हो सकती है ये आपको देखना है। तो 2 दूनी 4, ओके, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर 32 दूनी 64, 64 दूनी आपकी 128, 128 दूनी आपके हो जाएंगे 256, 256 दूनी आपके हो जाएंगे 512, 512 दूनी 1024 हो जाएंगे। उसके बाद 1024 दूनी कितने होंगे भाई, 2048 होंगे। 2048 इंटू 2 करो, 2048 इंटू 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4096 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितनी पावर बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 12 इज इक्वल टू 1 इंटू 2n-1। क्लियर, यस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास देखो क्या हो रहा है, देखो 1 इंटू 2n-1 हो रहा है ना। यस, तो यहाँ पर हम ये 1 से यहाँ पर गुना करो तो यही का यही यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल। तो 2 की पावर 12 और यहाँ पर 2n-1, देखो 2 2 यहाँ से दोनों साइड से चला गया। अब आपके पास कितना रहा, 12 इज इक्वल टू n-1। ये -1 है, वो अगर इज इक्वल टू के यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 12 + 1 इज इक्वल टू n। ओके, तो यहाँ पर 13, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। तो n क्या है, हमारा पद था, कौन सा पद है, कितने वा पद है ये पूछा है। तो n हमारा पद बता रहा था, मैंने यहाँ पर ही आपको बताया n मतलब कि n कौन सा पद है। ओके, तो 13 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 30 तक क्वेश्चन आंसर सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका करिए भाई 4 नंबर का। चलिए, द वैल्यू ऑफ √5 √5 √5 √5, और यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम मतलब कि अनंत तक चलने वाला, ये जो है ना ये साइन है वो इनफाइनाइट का बता रहा है। ओके, मतलब अनंत तक चल रहा है, ऐसे के ऐसे ही ये अनंत तक चल रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए सभी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई यहाँ पर देखो √a, ओके, उसके बाद √a, इसके बाद √a, ओके, या मैंने यहाँ पर a लिया है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इसका मतलब ये होता है अगर इनफाइनाइट यहाँ पर पूछा है, इनफाइनाइट, तो आंसर वो खुद संख्या ही आएगी। ध्यान रखना है ये यहाँ पर इनफाइनाइट का अगर चिन्ह आता है तो आपकी क्या होगी भाई, वो संख्या खुद ही हो जाएगी जो अंडर रूट के अंदर है ना। यस, तो यहाँ पर देखो 5 है, ओके, √5, उसके बाद √5, उसके बाद √5, चाहे कितनी भी बार √5 आए और आपको लास्ट में इनफाइनाइट दिया है, इस तरीके का साइन दिया है, तो इसका मतलब होगा 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है आपका। और हाँ, यहाँ पर अगर मान लो कि इनफाइनाइट का चिन्ह नहीं है लेकिन आपको n दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, n दिया है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर आपको कोई वैल्यू दे दी है या तो फिर n दे दिया है, तो इसका फार्मूला क्या बनता है आपका, तो इसका फार्मूला बनेगा a, फिर आपका 2n-1, ओके, यहाँ पर आएगा -1 वेट, बस 2 की पावर n आएगी, उसके बाद यहाँ पर यस 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय आपका 2 की पावर n, ये उसका फॉर्मूला है। किसके लिए है, यहाँ पर n अगर दिया हो तो, ओके, यहाँ पर √a, ओके, √a, ओके, इस तरीके से n दिया है, तो फिर आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। ओके, ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इनफाइनाइट का पूछा हुआ है, अनंत तक चलने वाले का, तो इसका मतलब होगा जो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है वही वैल्यू आपकी आंसर में आ जाएगी। ओके, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ पर आपको जोड़ मिलाना है, जोड़ मिलाने में आपको सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, मतलब संपूरक कोण दिया है, कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है,
कोटि पूरक कोण और एक्चुअल एंगल जिसको न्यून कोण बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण दिया है। चलिए सिंपल से क्वेश्चन है, ओके, बहुत मतलब आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है, ओके। इसको लगाइए, देखिए पहले तो समझो कि 90 डिग्री से कम के कोण किसको बोलेंगे, फिर दो कोण जिसका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम के कोण किसको कहेंगे, और दो कोण जिसका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, किसको कहेंगे बताइए। यस, तो यहाँ पर समझते हैं, चलिए यहाँ पर यस, तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा भाई कि दो कोण जितने भी कोण होंगे, ओके, मान लो कि हमने यहाँ पर ये दो कोण बना लिए इस तरीके से, ओके, ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है, ओके, तो इन दोनों का मान लो कि मैंने यहाँ पर ए बी सी, ओके, और यहाँ पर डी, ओके, तो ए बी सी कोण, यहाँ पर दो कोण बने, एक कोण बना है ए कोण ए बी सी, और दूसरा आपका क्या बना है, दूसरा कोण ए बी डी बना है ना। तो इस इन दोनों का अगर मैं प्लस कर रही हूँ ना, तो इन दोनों का प्लस कितना आएगा भाई, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180। आप लोगों को पता होगा कि ये जो पूरा होता है ना ऐसे, इसको 180 डिग्री माप माना जाता है ना। अगर हाँ सर्कल होता पूरा इस तरीके से सर्कल होता तो वो कितना बन जाता, तो 360 बनता, लेकिन ये आधा है ना तो वो 180 बन जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर दो कोण हैं ऐसे जो मतलब कि क्या होते हैं, उनका योग है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, दो कोण है, मान लो एक ये कोण है और ये कोण है, ओके, मान लो जस्ट एग्जांपल है, ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का मतलब प्लस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो ये 60 का कोण है और ये 30 का कोण है तो हो गया आपका 90 डिग्री, बिल्कुल। तो ये कौन सा बनेगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, जहां पर दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ध्यान रखिए सप्लीमेंट्री में क्या होगा, सप्लीमेंट्री, ओके, तो सुपर मान लो, ओके, सप्लीमेंट्री से सुपर मान लो, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, 180 डिग्री, दो कोण है उसका प्लस करेंगे, योग करेंगे तो 180 डिग्री होगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा, दो कोणों का योग जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर, यस। अब उसके बाद आगे देखते हैं एक्चुअल एंगल कितना होता है। एक्चुअल एंगल्स जो होता है ना वो 90 डिग्री से कम होता है, मतलब ये 90 डिग्री हमारी ये होती है ना, ऐसे स्टेट होती है, इस तरीके से 90 डिग्री बनती है ना। तो 90 डिग्री से अगर कम है तो उसको हम एक्चुअल एंगल बोलेंगे, और 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, ओके। ये अगर मान लो मैंने ये एक बनाया और यहाँ पर बीच में ऐसे बनाया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम न्यून बोलते हैं ना, एक्चुअल मतलब कि न्यून, ओके, मतलब 90 डिग्री से कम है, ओके। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से क्या है ज़्यादा और 180 डिग्री से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, हम ऑप्टस एंगल बोलेंगे। क्लियर, यस। चलिए, तो यहाँ पर अब आपको आंसर पता चल गया। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो एक ए में जाएगा 2, यस, ए में 2 अगर आपने पकड़ लिया तो यहाँ पर से आपको 2 2 मिल रहा है। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बताया, दो कोणों का योग कितना बताया, 90 डिग्री बताया, ओके। तो यहाँ पर दोनों में 4 4 है, कोई बात नहीं, आगे चलो। एक्चुअल न्यून से ही पता चल जा रहा था, 90 से कम के कोण को न्यून बोला जाएगा, तो 3 में आएगा 1, ओके। तो अब यहाँ से आपका आंसर आ गया, ओके। और डी है आपका अधिक कोण, जिसको ऑप्टस एंगल भी बोलते हैं, ओके। तो 90 से अधिक और 180 से कम होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टस एंगल या तो फिर अधिक कोण बोलते हैं, ओके। तो डी में जाएगा थर्ड, ओके। तो यहाँ पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप आपको ये सारे क्लियर हो। देखो ये छोटे कक्षाओं में पढ़ाया जाता है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और वही चीज़ें आपकी एग्जाम में आती है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है, कौन सी संख्या होगी बताइए। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए भाई, आपको पहाड़ा आपको आना चाहिए और कुछ नहीं, ओके। पहाड़ा अगर आपको आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, यस।
तो यहाँ पर देखो कौन सी, यहाँ पर मतलब कि सारी की सारी जो है वो पूर्णतः विभाज्य है। आप लोग खुद भी इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चले तो यहाँ पर देखो पहले तो आपको 12 से, अगर आप यहाँ पर देखो कॉमनली चीज है, यहाँ पर तीनों में कॉमनली चीज है ना, उसी के बेस पर आप आंसर कर पाते थे। अगर 12 का पहाड़ा पढ़ो तो 12 छंग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, है ना। तो यहाँ पर 12 से अगर सभी में यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, जो मतलब होगा मामला वो यहाँ पर होगा। तो 12 जो कितने, 12 12 8 96 है ना। यस, तो 12 8 96, तो कितने होंगे भाई, 4 बचेंगे, है ना। सभी में 4 बचेंगे। अब 420 आपके पास बचेगा लास्ट में, 460 बचेगा, 450 बचेगा, 480 बचेगा। अब 12 से पहले भाग करके देखो तो यहाँ पर कौन सा पहले यहाँ पर डिवाइड होता है उसको देख लो। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, है ना। या अब देखो 12 से अगर आप डिवाइड करो 100 में से, तो आपने सभी में कॉमन चीज थी। ओके, तो आपने सभी में 12 में देखो 12 12 अठे 96, है ना, 96। तो 100 में से 96 जाएंगे तो आपके पास कॉमनली कितने बचेंगे, 4 बच रहे हैं ना। फिर हमने ये 20 60 50 80 पीछे वाले लगा लिए। अब आपको यहाँ पर ट्रिक क्या करनी थी, आपको 12 का पहाड़ा पढ़िए, वहीं से आंसर आ जाएगा। 12 का पहाड़ा पढ़ा, आपने बोला 12 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, मतलब कि यहाँ से ही भाग चल रहा है। ये वाले में तो भाग चल नहीं रहा 12 से। अगर 12 से नहीं विभाज्य हो रही है तो बाकी से कहाँ से विभाज्य होगी भाई, है ना। 12 से भी विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। चलो पहले 12 दिया था हमने, 12 को चेक कर लिया। अब आपके पास ये 480 है ना, 100 में तो आपने 12 में सभी को कर दिया। ओके, अब 15 से करिए, ये 12 से हो जाएगी ना। यस, 12 चौक 48 होंगे और फिर 0 आ जाएंगे। ओके, अब इसी वैल्यू को ले लो ना, इसी को चेक करो, और किसी को चेक नहीं करना भी। ओके, क्योंकि बाकी की 12 से नहीं हो रही है, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। अब कंफर्म कर लो क्या ये दोनों से भी मतलब कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल देख लेते हैं। 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 छक 90 होते हैं, 15 सिक्के 105 होते हैं, 15 छक 90, यहाँ पर 10 आ गए, यहाँ पर 8 हो गए, 15 सिक्के 105 हो जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर 3 और 15 दूनी 30, बिल्कुल यहाँ पर 0 0 शेष आ गई। बिल्कुल, तो ये 15 से भी डिवाइड हो रही है। 100 और 80 है। ओके, उसको 18 से भी आप करके देखो तो 18 पंचे कितने होंगे, 18 पंचे 90 होंगे। यस, 18 पंचे 90 होंगे। यहाँ पर 10 बचे, यहाँ पर 8 बचा। क्या 18 के मतलब कि 18 का पहाड़ा पढ़ते हो तो कहीं पर भी इसके नजदीकी कोई वैल्यू आ रही है? आपने बोला 18 पंचे 90 होते हैं, है ना। तो उसके बाद देखो 18 छंग कितने होंगे भाई, 18 छंग कितने होंगे, यस 18 छंग 108 हो जाएगी। बिल्कुल होंगे, देखो 18 इंटू 6 करो, 6 8 48, यहाँ पर 6 4 10, 108 हो गए। बिल्कुल ओके, तो 18 छंग आपके पास 108 आ गए। यहाँ पर 0 0 0 शेष आ गई और यहाँ पर 0 लग जाएगा। ओके, तो क्लियर। ओके, तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों से क्या हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं। बहुत इजी वे में आपको समझना था, कॉमन चीजों को इस तरीके से ही आपको देखना था। ओके, तो यहाँ पर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ। गोपाल एक काम को 3 दिनों में करता है, वही रवि उसी काम को 4 दिन में करता है। भाई गोपाल जो है वो एक काम को 3 दिन में करता है, रवि जो है वो एक काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में कर सकता है। पूर्ण कार्य का पारिश्रमिक 3500 रुपया है। ओके, दोनों का मिला के अगर हम पूरे कार्य की बात करें तो 3500 रुपये टोटल है। ये क्या है, टोटल है। ओके, 3500 रुपीज है। ओके, अगर वे दोनों मिलकर 7 काम पूरा करते हैं तो रवि की आय क्या होगी। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो हमें रवि की आय को ढूंढना है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई,
देखो गोपाल के और रवि के, गोपाल के कितने हैं 3 है, ओके 3 दिन में वो काम करता है, रवि 4 दिन में काम करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा लो ना, गोपाल 3 दिन में जो काम करता है रवि 4 दिन में करता है, मतलब कि अगर गोपाल 4 दिन में काम करेगा तो रवि से ज्यादा उसकी आय होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, ये तो आपको सोचने वाली बात मैंने दिमाग में आपके डाल दी। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो 3 और 4 इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। अब देखो 3 एकम 3 और यहाँ पर 4, 4 एकम 4 हो गए, ओके इस तरीके से नीचे सभी में एक एक आ जाते हैं, तब तक हम एलसीएम निकालते हैं। तो 4 4 3 कितने होंगे, ये गुना के संदर्भ में हो जाएंगे, 4 3 12 होंगे, ओके। तो सिंपल सा आपको भी ऐसे ही देखने के बाद ही आपको पता चल जाता था, लेकिन नहीं पता है तो वो लोग इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखो 12 है तो यहाँ पर देखो कितने आएंगे, मैं अगर 12 में मुझे 12 करने हैं तो इसके पास 3 है तो मैं कितना इसके अंदर ऐड करूंगी, तो मतलब गुना करूंगी तो 12 होगी, तो आप बोलोगे 4 3 12, ओके। यहाँ पर 4 है तो 4 3 12 है ना, इस तरीके से। यस, तो ये बात तो हमने यहाँ पर आ गई। अब देखो ये गोपाल के हिस्से में कितना भाग आ रहा है भाई, 4 भाग आ रहा है, रवि के हिस्से में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। टोटल इन लोगों का काम कितना, टोटल भाग कितने बनेंगे, 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 7 भाग हो जाएंगे, ओके। रेशियो हमने आपको बताया था, रेशियो कैसे निकाला जाता है, 4:3 लिखा हुआ है, ओके। गोपाल रेशियो रवि इज इक्वल टू 4:3, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें रेशियो निकालना है, टोटल अमाउंट कितना है 3500 है ना, टोटल भाग कितने होंगे, ये 4 और 3 कितने हो रहे हैं 7, 7 इज इक्वल टू 3500, मतलब 7 भाग में कर रही हूँ, इन दोनों का मिला के 7 भाग कर रही हूँ, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर काम करने की बात है, तो दोनों का मिला रही तो 7 हो रहा है। अब 7 भाग हो रहा है तो 3500 रुपीज है, ओके। मैं एक भाग की वैल्यू निकाल दूं, रेशियो मैंने आपको बताया था ना, इसी तरीके से आपको एक भाग की वैल्यू निकालनी है, इजीली आप मतलब आंसरों को कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 7 पंचे कितने होंगे 35 होंगे, है ना, तो 500, मतलब एक भाग का 500 रुपीज हो गया। तो अब आपको पूछा किसका है, रवि का पूछा है, रवि के हिस्से में कितना भाग है, 3 भाग है ना, यस। तो रवि के हिस्से में अगर 3 भाग आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 × 500 करेंगे रवि के, यस, ओके, क्योंकि एक भाग का कितना है हमारे पास 500 रुपीज, तो 3 भाग का कितना हो गया, तो रवि की आपको वैल्यू कितनी मिली, 1500 रुपीज मिल गई, ओके क्लियर। तो राइट आंसर क्या आएगा 1500। अगर गोपाल की पूछी गई होती तो गोपाल की आपके पास कितनी है भाई, गोपाल की आपके पास 4 है, तो 5 चौक 20, मतलब गोपाल की अगर पूछी जाती है तो 2000 रुपीज आएंगे, बिकॉज देखो ना दोनों को सेम मिला के हम काम करेंगे, है ना, तो फिर गोपाल को तो ज्यादा ही जाएंगे, बिकॉज वो तो 3 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो 4 दिन तक अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो गोपाल को एक दिन के ज्यादा मिलेंगे कि नहीं, यस, है ना। बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर समझना था, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3rd इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लगाओ। 2 स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों स्टेटमेंट बहुत थियरी बेस्ड है और कुछ भी नहीं है, ओके। तो थियरी आपको पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज और वर्ग समबाहु भुज के उदाहरण है भाई। समबाहु भुज मतलब कि जिनकी भुजाएं जो होती है ना वो समान होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से करती हूँ, तो ये मतलब इसकी जो भुजाएं होंगी वो तो समान होगी ना, भले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर आपको, मतलब उसकी भुजाएं अलग अलग लग रही है, लेकिन आप जब भी देखोगे ना तो ये सारी भुजाएं इसकी क्या होती है, समान होती है। ऐसे देखो, इसको देखो, है ना, स्क्वायर बनता है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके का बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो भी बनता है उनकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है ना। तो समबाहु त्रिभुज और वर्ग, है ना, वर्ग मतलब इस तरीके का स्क्वायर, ओके, और ट्राइंगल त्रिभुज की बात हो रही है ऐसे, तो ये समान बाजू होती है ना, समान बाहु होती है, इनकी जो भी बाजुएं होती है वो समान होती है ना, यस। तो वो समबाहुभुज के उदाहरण है, ओके। तो ये सही बात है या गलत है, ये स्टेटमेंट आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समद्वि बाहु द्विभुज में समान भुजाओं के विपरीत में स्थित कोण समान होते हैं। समान, देखो यहाँ पर क्या बताया, समद्वि बाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज होता है, यस, ओके। तो उसके अंदर जो समान भुजाएं हैं उसके विपरीत में जो स्थित कोण होता है
वो क्या होता है, समान होते हैं, कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। क्या सही है या गलत है, बताइए। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, ओके। यस, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, दोनों के दोनों सही है भाई, मैंने आपको ड्रॉ करके ही बता दिया, वहीं से आपको समझ जाना चाहिए था कि मैम ने यहाँ पर आंसर ही बता दिया था, है ना। यस, तो दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है। क्लियर। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक बैंक में साधारण ब्याज की दर क्या है यदि मूलधन 8 वर्ष में 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है। देखिए समझिए, एक बैंक है उसके अंदर साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, एसआई की बात हो रही है, ओके। अगर मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास, 5,000 है, ओके। अब रुपये से बढ़कर वो जो है वो 10,000 रुपये बढ़ जाता है, ओके। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो जाता है, 10,000 बढ़ जाता है। मूलधन 8 वर्ष में 5,000 रुपये से वो बढ़कर क्या हो जाता है, 10,000 हो जाता है। मतलब ये 10,000 क्या होगा भाई, 10,000 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट हो गया, है ना। यस, 8 वर्ष के बाद अगर 10,000 हो रहे हैं तो इंटरेस्ट के साथ ही आएंगे ना, है ना। हमारी तो इनकम 5,000 थी, उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हुआ, इसी वजह से वो 10,000 हुए। तो ये 10,000 क्या है भाई, 10,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस क्या है भाई, इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट, ओके। क्लियर। यस, तो ये है आपका 10,000, ये दोनों मिला के आपके 10,000 हो रहे हैं। क्लियर, ओके। अब ईयर कितने दिए हैं, 8, ईयर कितना दिया है, 8 साल, ओके। अब देखो एसआई अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो उसका फॉर्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SI इज इक्वल टू P×R×T डिवाइडेड बाय 100। बस ये उसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है, फॉलो करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर पता करना है कि इंटरेस्ट कितना मिला। तो देखो इंटरेस्ट पता करने के लिए, इंटरेस्ट पता करने के लिए मैं क्या करूंगी भाई, प्रिंसिपल अमाउंट में से मैं क्या निकालूंगी भाई, सॉरी, जो हमारा टोटल अमाउंट है, ओके, टोटल अमाउंट है जो कि हमें मतलब 8 साल के बाद मिला है ना, टोटल अमाउंट। यस, तो अमाउंट में से मैं किसको निकालूंगी भाई, अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल अमाउंट को निकालूंगी, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट को निकालूंगी। क्लियर, ओके। अब देखो अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल दी, अमाउंट मेरा जो है ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मतलब कि हमारा अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, ये क्या है भाई, टोटल अमाउंट है, ओके। इसमें से मैं निकाले मतलब 10,000 में से मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरे पास, 5,000, 5,000 को मैंने निकाल दिया। यस, इंटरेस्ट आई में लिख रही हूँ यहाँ पर, ओके। तो 10,000 में से 5,000 जाएंगे तो 5,000 रहेंगे, ओके। आई हमें मिल गया 5,000। यस, अब हमें फॉर्मूला लगा के क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यस, ओके, SI इज इक्वल टू PRT, ओके, डिवाइडेड बाय 100 था ये। यस, SI हमारे पास मतलब इंटरेस्ट कितना है, 5,000, 5,000 इज इक्वल टू P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास, 5,000, ओके, इंटू R तो हमें ढूंढना है, ओके, R इंटू टी कितना है हमारे पास, टाइम कितना है, टी का मतलब टाइम होता है, टाइम कितना है, 8 ईयर, ओके, डिवाइडेड बाय 100। देखो यहाँ पर 0 0 कट गए और देखो इज इक्वल टू यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 0 यहाँ से भी कट गए और यहाँ पर देखो 100×5 5 होंगे, है ना, 100×5 500 होंगे। क्लियर, तो ये सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया, ओके। अब हमारे पास कितने रहे हैं भाई, 100 यहाँ पर रहा इज इक्वल टू यहाँ पर ये R रहा और ये 8 रहा, R×8। अब देखो ये गुना के संदर्भ में अगर मैं इसको यहाँ पर ले जा रही तो भाग के संदर्भ में आ जाएगा, है ना। यस, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा लेती हूँ इस वाले को, ओके।
यस चलिए। यस, तो अब यहाँ पर देखो ये 8 को मैं यहाँ पर ले जा रही हूँ तो भाग के संदर्भ में आ गई 100/8 इज इक्वल टू आर। आर का मतलब होता है रेट, जो कि हमें ढूंढना है, यहाँ पर पूछा है। ओके, तो 100/8 करो तो कितना होंगे भाई, 100 बटे देखो 8 एकम 8 हो जाएंगे, यहाँ पर कितना रहेगा 2 बचेगा और ये 0 रहेगा, तो 8 दूनी कितना रहेगा 16। ओके, अब 20 में से 16 जाएगा तो आपके पास कितना रहेगा 40 रहेगा, 8 पंचे 40, मतलब 12.5% इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके का था, कुछ भी नहीं था, सिंपल सी बात थी कि आपके पास जो टोटल अमाउंट था उसमें से आपको पहले क्या करना था, प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करके इंटरेस्ट को निकाल देना था, फिर आपको जो फार्मूला था वो फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था। क्लियर? ओके चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 लगाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो यहाँ पर आपको है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ 128.57% इज नियरेस्ट। ओके, इसके नियरेस्ट वैल्यू को आपको ढूंढना है यहाँ से लिस्ट 2 में से। ओके, यहाँ पर दिया है कि इफ द नंबरेट ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स डेनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10%, द फ्रैक्शन बिकेम 16/21 द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। ओके, तो यहाँ पर हिंदी यहाँ पर दिया हुआ है आपका, अगर किसी भिन्न का अंश जो होता है, अंश कहाँ पर होगा भाई, ये मान लो कि मैंने यहाँ पर 3/4 लिखा, तो ये अंश होता है। ओके, इसको अंश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर अंश जो है वो 20% बढ़ाया जाए और इसके हर को कितना है भाई 10% घटाया जाए, तो भिन्न आपको कितना मिल रहा है 16/21 हो जाता है, तो मूल भिन्न कौन सा है ये आपको बताना है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर देखो तीसरे में बोल रहा है एक, यहाँ पर देखो इसको ना, ये मैंने मतलब मेरे क्या बोलते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं लिख नहीं पाई, लेकिन इसको ऐसे लिखा हुआ है 1 यहाँ पर 1/7। ओके, इस तरीके से लिखा है, तो ये किसके बराबर है। और फिर दूसरा है आपका 2/7 प्लस 64/56, ये किसके बराबर है, ये आपको पूछा है। ओके, तो आई होप इंग्लिश वालों ने इसको देख लिया होगा। अब हम हिंदी वालों की जगह पर चले जाते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यस, इसको सॉल्व करते 128.57% क्या होता है, पहले इसको देखो। तो अगर मैं परसेंटेज को हटाती हूँ तो किस तरीके से का बनेगा, 128.57% है ना, प्रतिशत को हटाना है, तो हमने क्या बताया था आपको, प्रतिशत को हटाना होगा तो हम नीचे भाग करेंगे, है ना, 100 भाग में जाने देंगे। ओके, तो 128.57, देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो इसके 100 में यहाँ पर लिख रहे हो। ओके, ये पॉइंट हटाया, इसके 100 लिखा है, इंटू 100 दूसरा कौन सा करेंगे, ये परसेंटेज हटाने हैं इसलिए 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो नीचे कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 जीरो आ गए, बिल्कुल। तो यहाँ पर 4 पॉइंट हटा के हमें क्या करना है, वैल्यू को रखना है। तो यहाँ पर देखो 12.857 मैंने लिखा, 4 पीछे से, यहाँ से आपको 4 पॉइंट हटाना, तो ये वाले 4 पॉइंट में हटा रहे, तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ गए 1.2857। ओके, तो ये वाला जो है वो आपका इसका वैल्यू आ गया आपकी किसकी 1.2857। ओके, यस, इसको अभी यहाँ पर रखते हैं, इसकी वैल्यू इतनी आती है। अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अभी नहीं कर रहे, अभी इसको देखो भाई, इसको देखो तो यहाँ पर क्या बता रहा है, किसी अभिन्न का अंश जो है वो 20% बढ़ाया जाता है। ओके, अब देखो अंश जो है, मान लो कि अंश को हमने मान लिया, अंश को मान लिया P और हर को मान लिया हमने Q। ओके, ओके, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से बनेगा, अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। कितना बढ़ाने की बात की है, 20% बढ़ा रहा है, तो मतलब 100% तो था ही, उसके अंदर 20% बढ़ रहा है तो 120% बन जाएगा, बिल्कुल। ओके, इंटू हर को कितना कम किया जा रहा है, 10% कम किया जा रहा है, तो 100% था, उसके अंदर से हमने 10% कम किया तो 90% आ गया। इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल रही है आपको, 16/21 मिल रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व करो भाई,
इसको सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पर देखो P बटे Q इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 16 बटे 21 तो है। अब ये जो है ना, पहले इसको काटते हैं, जितना कटता है काट दो, 0 0 कट गई, यहाँ पर 4 3 12, 3 3 9, 4 बटे 3 आए ना। लेकिन ये 4 बटे 3 जो है ना, वो अगर यहाँ पर जाएंगे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो वो उल्टा हो जाएंगे, मतलब ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ओके, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 बटे 4, और यहाँ पर इंटू क्यों लिखा भाई, ये इंटू के संदर्भ में है, इसी वजह से। क्लियर? यस, अब देखो 4 4 16 और यहाँ पर 7 3 21, आपके पास कितना रहा भाई, 4 बटे 7 रहा। कितना रहा? 4 बटे 7। यहाँ पर देखो 4 और ये 7 बचा है ना, तो 4 बटे 7, मतलब कि इसको हमने सॉल्व किया बी को, तो हमारा आंसर क्या आया, 4 बटे 7 आया। कहाँ पर है 4 बटे 7? तो फोर्थ नंबर पर जा रहा है। ओके, तो बी में फोर्थ नंबर कहाँ पर है? आप बोलोगे मैम यहाँ पर, तो आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आ रहा है। ओके, अभी रुकना है हमें, अभी इसको भी चेक करना है। इसको चेक करो, तो इसको अगर हमें हटाना है, 1.1/7 बोलते हैं ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुना करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको प्लस करेंगे। तो 7 एकम 7 हो गए, +1 कर दो। ओके, और बटे यहाँ पर जो 7 है उसको तो वैसे रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 8 बटे 7। ओके, ये इसका आंसर आ रहा है। तो सी में क्या जाएगा भाई, सी में जाएगा 2 नंबर। बिल्कुल सही है, सी में 2 नंबर। ओके, अब तीसरा, इसको डी को सॉल्व करो, तो डी में क्या है भाई, डी को सॉल्व करते हैं। ओके, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, वेट। ओके, डी को यहाँ पर चेंज करो, तो देखो यहाँ पर पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हो, ओके, 2 बटे 7 प्लस 64 बटे 56 है। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया अभी। 7 और 56 है। ओके, अब 7 से 7 एकम 7, और यहाँ पर 8 सित्ते 56, 8 आएगा, यहाँ पर 1 1 आ गया। ओके, तो 8 सित्ते 56, इनको इंटू कर दिया, 56 आ गया आपका एलसीएम। अब जब मैं इसको एलसीएम मैंने ले लिया, उसके बाद इस वैल्यू को मुझे क्लियर करनी है, तो क्या करूंगी मैं, इनसे 56 को यहाँ पर गुना करूंगी, तो 8 सित्ते 56, 8 दूनी 16 हो जाएगी। प्लस यहाँ पर अगर मैं 56 से 56 को गुना, नीचे नीचे मतलब कट जाएगी, ऊपर रह जाएंगे आपके 64। बस इसको सॉल्व करो, 6 4 कितने होंगे, 10, और यहाँ पर 1, 6 7 और 8 80, और यहाँ पर 56। ओके, अब देखो 10 बटे 10 इंटू 8 और 80 होंगे, यस, और 7 8 कितने होंगे, 56 होंगे। 8 8 कट गए, आपके पास क्या वैल्यू रही, 10 बटे 7। तो मतलब कि डी वाला जो है वो क्या हो गई आपका, 10 बटे 7। ओके, तो थर्ड आ गया डी में, यस। ओके, अब पहला वाले का क्या करोगे, पहले वाले का वैल्यू तो आपने ये निकाला है भाई, तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है भाई, इसको सॉल्व करो ना, 9 बटे 7 को, 9 बटे 7 को सॉल्व करो भाई, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर 2 बच गए, पॉइंट आगे कुछ भी नहीं, इसी वजह से पॉइंट ले लिया, 0 को उतार लिया, 7 दूनी 14 हो गई भाई, यहाँ पर 6 रह गए, ऊपर से 0 को उतारो, 60 8 से 56 हो जाएंगे, बिल्कुल 56। ओके, यहाँ पर 4 है, तो 5 से 35 हो जाएंगे, बिल्कुल 35 हो जाएंगे। 5 बचे, ऊपर से 0 को उतार लो, 7 7 49। ओके, सॉल्व हो गया ये, मतलब कि 9 बटे 7 को अगर हम 9 बटे 7 करते थे, उसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1.2857, जो कि हमें इसकी वैल्यू मिली है। तो ये वाला इसमें जाएगा। ओके, ए में जाएगा फर्स्ट। क्लियर? तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सारे के सारे जो ऑप्शंस थे उसको आपको सॉल्व करना था। अगर आपने एक को सॉल्व कर दिया होता तो अभी आपका आंसर सही हो जाता। ओके, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा देखना है, दिमाग भी लगाना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें मतलब एक ही तरह के 2-3 ऑप्शन आते हैं, तो फिर आपको ये सारी प्रोसेस करनी। ओके, मैंने आप लोगों को सारी प्रोसेस क्यों करके दी, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर? चलिए अब आते हैं यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करो। यहाँ पर दिया है आपको 358, उसके बाद 364, इसके बाद 370, और उसके बाद पूछा है आपको 12वां। ओके, 12वां पद क्या होगा, बताओ इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, 58 के बाद यहाँ पर 64, कितना बढ़ा, बोलोगे +6 हुआ। उसके बाद देखो 64 से 70 हुए, +6 बढ़ा। बस ऐसे करते जाओ ना। यस, तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, हमें 12 तक जाना है। 4 5 6 7 8 9
फिर 10, 11 और 12, बस इजी है ये तो फटाफट से हो जाएगा। ओके 17 प्लस 6 कितना होगा 376 होंगे, प्लस 6 करो 382 होंगे, प्लस 6 करो 388 होंगे, प्लस 6 करो कितना होंगे भाई 394 होंगे, प्लस 6 करो कितने होंगे 400 होंगे, प्लस 6 करो कितना होंगे 406 होंगे। उसके बाद यहाँ पर आओ भाई, उसके बाद यहाँ पर प्लस 6 करो कितने होंगे 406 प्लस 6 कितने होंगे 412 होंगे। उसके बाद प्लस 6 करो 418 होंगे, प्लस 6 करो 424 होंगे। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा 424 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं थी, 6 ऐड करने थे आपको इसमें। ओके क्लियर? चलिए उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसको आपको चेक करना है। ओके तो देखो यहाँ पर बताए एक वस्तु 20% की हानि पर 145 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का लागत मूल्य 185 रुपये है। ओके ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15.5 होता है। देखो एवरेज मैंने पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन समझाया हुआ है, अच्छे से आपको वहां पर पढ़ाया हुआ है। ओके चलिए तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या बताया है कि एक वस्तु, देखो एक वस्तु 20% की हानि पर 145 रुपये में बेची जाती है मतलब कि एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 145 रुपीज। ओके लागत मूल्य कितना है उसका 185। लागत मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं सीपी हमारा कितना है 185 रुपये। अब हानि कितनी हो रही है आपको, लॉस जा रहा है, वो भी कितना 20% जा रहा है। लॉस कब पता चलता है मुझे ये बताओ। लॉस मैंने आपको बहुत बार जब भी क्वेश्चन कराए हैं तब समझाया कि लॉस कब जाएगा, जब आपने जो चीज़ खरीदी है, मान लो आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और आपने उसको 80 रुपये में बेच दी, तो मतलब आपको क्या हुआ लॉस हुआ। 100 रुपये की चीज को आप 120 रुपये में बेच रहे हो, मतलब कि आपको 20 रुपया लाभ हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, लॉस पूछा गया है। लॉस अगर हमें ढूंढना है तो क्या होता है सीपी माइनस एसपी होगा, है ना। सीपी जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, जो हमने खरीदी थी चीज जितने में उसकी प्राइस थी, उनमें से मैंने बेची उसकी प्राइस को क्या करना है माइनस करना है। ओके अभी लॉस हमें ढूंढना है कि कितना रुपीस हमें लॉस हुआ, उसके बाद हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखो या तो फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, सीपी के बेस पर आप उसको ढूंढ सकते हो कि कितना आपको लॉस हुआ, लेकिन लॉस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो लॉस हमारा कितना, सीपी कितना है हमारा 185 है, माइनस एसपी कितना है 145 है, मतलब हमें लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 40 रुपीज का। अब ये 40 रुपीज है वो कितना प्रतिशत हो रहा है हमारे सीपी का, सीपी में से ही हमें लॉस पता चलता है। ओके हमारी जो खरीद कीमत होती है, हमने जितने रुपए में चीज को खरीदी है उसी के बेस पर हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। यस इसी वजह से हम जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो किसके बेस पर निकालते हैं, सीपी के बेस पर निकालते हैं। ओके तो लॉस प्रतिशत हमें प्रतिशत में निकाले हुए हैं, यहाँ पर प्रतिशत दिया है ना 20%, तो क्या ये 20% हो रहा है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा भाई, आपका यहाँ पर लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू क्या होगा 100, प्रतिशत में लाना है इसी वजह से हमने इंटू 100 कर दिया। ओके अब देखो लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू कितना होगा, लॉस कितना हुआ हमें 40 रुपीज का। ओके सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा यहाँ पर देखो 185 है, 185 इंटू क्या होगा 100, बस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 100 कितने होंगे 4000। ओके डिवाइडेड बाई 185, बस इसको सॉल्व करो, 4000 बटे 185, तो 185 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। ओके 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, यहाँ पर 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, 2 1 कम 2, 2 1 3। ओके 370, मतलब आपके पास 30 बचे, यहाँ पर उतार लो 0 को। अब देखो 185 है उसको 2 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 370 आते हैं, हमारे पास 300 है, तो हम 1 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 185 1 कम 185
88। ओके, तो यहाँ पर 10 में से 5 जाएगी तो 5, यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1 रहेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, 115 आ गया। अब देखो यहाँ पर आगे जाएगा तो पॉइंट में जाएगा, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपको कितना प्रतिशत लॉस हो रहा है, 21 के आसपास आपको क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, मतलब 21% से ज्यादा लॉस हो रहा है। ओके, अगर ये पॉइंट में अगर आप आंसर लाते हो तो, लेकिन हमें पॉइंट में लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर 20% पूछा है, 20% कहा गया है, लेकिन यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, हमें 21% हो रहा है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। दूसरे वाले के लिए मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, अभी जस्ट में मतलब इस बार की बैच में ही मैंने एवरेज पढ़ाया है, उसी के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ था ये वाला। ओके, वही स्लाइड मैंने यहाँ पर ली है कि अगर प्रथम मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की एवरेज आपको निकालनी है तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी एवरेज नंबर फर्स्ट नंबर जो होता है ओके उसकी निकालनी, तो पहला नंबर आपका कौन सा है और लास्ट वाला नंबर कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 30 मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्ट होगी तो 30 तक की बात हो रही है ना, ये प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, इसी वजह से हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कितनी 30 संख्याओं तक का पूछा है। ओके, तो यहाँ पर 30 तक का आएगा, क्लियर। तो आप देखो इसकी एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर, ओके, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ओके, लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 करना है। फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पर ये पूछा 30 तक की प्रथम प्राकृतिक 30 संख्याओं का औसत बताइए, ये पूछा है आपको, यस, ओके, संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर फर्स्ट नंबर कौन सा जाएगा, 1 जाएगा, लास्ट नंबर कौन सा जाएगा, 30 जाएगा, 1 + 30 डिवाइडेड बाई 2, ओके, 30 + 1 कितने होंगे, 31/2, 31/2 करोगे तो 15.5 इज द करेक्ट आंसर, है ना, यस। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। ओके, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 15.5, क्लियर। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर बनेगा कि भाई पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा वाला सही है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, यस। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ भाई, एक हाथ घड़ी में मिनट की सुई द्वारा अपराह्न 3:45 बजे से अपराह्न 6 बजे की ओर जाते समय बनाने वाला कोण होता है, बताइए। देखिए, जब भी दो टाइम आपको दिया है और कोण आपको ढूंढना है, तब आपको किस तरीके से करना है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, ये घड़ी वाला क्लॉक वाला मैंने आपको एक चैप्टर एक क्लास के अंदर मैंने पूरे की पूरी जितनी भी आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन बने वो सारे क्वेश्चनों को मैंने वहां पर आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखो 3:45 से अपराह्न 6 मतलब कि 6 बजे की PM की बात हो रही है। ओके, PM तक की। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये घड़ी है हमारी। ओके, 12 फिर 3 फिर 6 फिर 9। ओके, यहाँ पर टाइम कितना दिया है 3, मतलब कि ये छोटी सुई है, घंटे की सुई 3 पर जाएगी और 45 है तो मतलब मिनट की सुई होगी, ये घंटे की है और ये मिनट की है ना, तो मिनट की सुई यहाँ पर आएगी। अब मुझे बताइए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का देखना है। ओके, 3:45 हुई, मुझे 4 बजे तक का करना है, 3:45 टू 4 बजे तक का पहले निकाल लो, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर 1 आवर की मैं बात करूं तो 360 का कौन बना रहे, पूरा 1 घंटा जाएगा। मिनट की सुई की बात है ना, पूरा 1 घंटा मतलब वो घूमेगी तो 360 का कौन बनाएगी, है ना। तो मुझे यहाँ पर क्या है भाई, देखो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 11, मतलब मैं 5-5 मिनट का 1 2 इस तरीके से 5-5 मिनट का मैं निकालती हूँ तो कितना बनता है आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर 5 मिनट का होगा तो मतलब कि ये 6 का कौन बनाती है, ये मैंने बताया था, सॉरी 30 का, हाँ 6 का कौन बनाएगी, बिल्कुल। 1 घंटे के अंदर कितना होता है 60 होता है, बिल्कुल 60 मिनट होता है ना, मिनट की सुई की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर इसको हटाते हैं।
अब देखो मिनट किस हुई है, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, यस, तो इज इक्वल टू 360 का कौन बनाती है, तो 1 मिनट में वो कितना बना रही है, तो 0 0 कट गए, 6 6 यहाँ पर 36, मतलब 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री का कौन बनाती है, इतना हमें पता है ना। तो यहाँ पर पहले 4 तक चले जाते ताकि इजीली आपको समझ आए। तो यहाँ पर देखो 3:45 से मैं आगे बढ़ूंगी, तो फिर 3:50 होंगे, 55 होंगे, और यहाँ पर 60 आ जाएंगे, है ना, मतलब 4 बज जाएंगे। तो यहाँ पर कितने मिनट हुई है आपके, 15 मिनट हुई है ना। तो अगर इस तरीके से करना है तो भी कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट का निकालते हो तो मान लो ना कि 1 मिनट का 6 डिग्री का कौन बनाता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 6 पंजे 30 का बनाएगी। ये मैंने आपको समझाया था कि अगर 5 मिनट का होगा तो 30 डिग्री का कौन बनेगा। ओके, तो यहाँ पर 15 मिनट है तो कितने बनेंगे, 15 मिनट का 15 मिनट का कितना बनेगा भाई, या तो आप 1 मिनट के अकॉर्डिंग चलो, या तो फिर आप 30 डिग्री से भी चल सकते हो। ओके, अगर 1 मिनट के अकॉर्डिंग चलते हो तो 1 मिनट मतलब 6, तो 15 गुने 6 मतलब कि 15 मिनट के कितने बनेंगे आपके, 15 छक के 90 डिग्री का ये बनेगा। क्लियर। अब उसके बाद देखो मुझे जाना कब है, 4 से लेकर 5 बजे तक का भी देखना पड़ेगा, है ना। तो ये 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में हमने बताया कि 360 डिग्री चलती है, बिल्कुल। उसके बाद है 5 बजे से लेकर मैं जाऊंगी कि कितने तक, 6 बजे तक। क्यों, क्योंकि मुझे 6 बजे तक जाना है ना। तो 360 डिग्री हो गई। अब ये सारे है ना उसको प्लस कर दो। ओके, 90 डिग्री प्लस आपका होगा 360 डिग्री प्लस आपका होगा 360 डिग्री। ओके, बस कुछ नहीं करना था, 0 9 6 कितने होंगे, 15 15 6 21 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 3 3 6 2 8 810 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके, बहुत इजी है अगर आप समझो तो इसको। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को करिए। इसके बाद अब आपका एक ही क्वेश्चन है। ओके, 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है, 4 घंटियां है। ओके, वो क्या है, एक साथ चलना स्टार्ट करती है, फिर वे क्रमशः 3 5 7 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे आपस में एक साथ पुनः कितने सेकंड बाद बजेगी। चलिए, साथ में कब बजेगी। ओके, पहले शुरुआत तो करती है लेकिन फिर आगे चलती है तो आगे पीछे रह जाती है। हमारे मतलब होता है ना भाई, जो क्या होती है, कंपटीशन होती है। तो मान लो कि दौड़ की कंपटीशन है, सभी साथ में ही दौड़े, लेकिन फिर कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है। बस इसी तरीके से घंटियों की भी बात हो रही है। ओके, तो फिर अब कब वो साथ में मिलेंगे ये यहाँ पर पूछा है। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सभी का एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 3 5 7 और 10 इनका एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर बिल्कुल भी इजी वे में आ जाएगा। ओके, पहले हम 5 से निकालते, देखो 3 से निकालो, 3 3 एकम 3, फिर 5 में तो 3 से कहीं पर भी होता नहीं, भाग नहीं चलता है, 7 में भी नहीं चलेगा, 10 में भी नहीं चलेगा, है ना। यस, फिर यहाँ पर तो एक आ गया, अब इसका तो कुछ करना नहीं। अब 5 है तो 5 का करो, यहाँ पर एक ऐसे ही रखना है। ओके, एलसीएम निकालना आना चाहिए आप लोगों को। ओके, फिर 5 एकम 5 हो गया, बिल्कुल ये 7, और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर भाग चलेगा, बिल्कुल। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, 7 7 को ले लो, 1 1 1, या अब अभी भी आगे चलेगा, 2 है ना, एक बचा है, यस। उसके बाद अब देखो 2 से। ओके, तो सभी में नीचे की ओर एक एक कर देना है, यहाँ पर सब में नीचे एक एक आ जाए, बस आपका काम खत्म हो गया। अब इनका क्या करना है, इन सबका गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। 5 3 15, 15 7 कितने होंगे, 15 7 105 होंगे। ओके, और 105 दूनी कितने होंगे भाई, 105 दूनी 210, तो 210 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 210 सेकंड के बाद दोनों क्या, सभी घंटियां जो है वो एक साथ बजेगी। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, 210 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों पर विचार करिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा भिन्न, आपको देखो छोटे से बड़े की ओर जाना है। यहाँ पर ये वाला जो है ना, ओके, तो छोटे से बड़े की ओर जाना है। ओके, तो यहाँ पर कैसे करोगे, अब इसको कैसे करोगे भाई, चलिए। ओके, यहाँ पर देखो पहले इसको सॉल्व करो, 11/17 है, तो 11/17। ओके, तो 17 से भाग तो डायरेक्ट चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 11 है, 0 पॉइंट लगा लो। अब आगे चलाओ भाग, तो 17 से किस तरीके से भाग चल रहा है, 17 का पहाड़ा पढ़ोगे
तभी आपको पता चलेगा, है ना। यस, तो 17 छंग कितने होंगे, 102 होंगे, 17 छंग 102 होंगे। ओके, यहाँ पर 8 बचे। ओके, अभी ऊपर से 0 उतार लो, यहाँ पर 0 हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, 17 4 कितने होंगे, 17 पंचे कितने होंगे, होते हैं 85 होते हैं ना, 16 पंचे ऐसे 17 पंचे 85। यस, तो यहाँ पर 80 है, तो 17 4 से भाग चलेगा, 17 4 कितने होंगे, 68 होंगे। ओके, और यहाँ पर आपके कितने बचे, 2 और 1। बस यहीं पर पॉइंट से 2 अंक तक ही जाओ आप लोग। ओके, उसके बाद ये आपका क्या मिला, 0.64 मिला। ओके, उसके बाद है 5/6, 5/6 0 पॉइंट लगा लो, 0। ओके, अब देखो 6 6 कितने, 6 8 48। यस, 48। अब 2 बचे, ऊपर से 0 को उतार लो, 6 3 18। ओके, यहाँ पर 2। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, 0.83 आया। ओके, उसके बाद 2/3, 2/3 0.0, 6 3 18, और यहाँ पर 2 बचे, ऊपर से 0 को उतार लो, 6 3 18। ओके, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आया, 0.63 आया, है ना, 66 सॉरी, 6 3 18। यस, यहाँ पर 6 आएगा। ओके, यस, बिल्कुल। ओके, उसके बाद देखो 4/11, 4/11 में क्या करोगे, 0 पॉइंट लगा लो, यहाँ पर 0, 11 3 33 होते हैं, बिल्कुल 7 हो गए, ऊपर से 0 को उतार लो, 11 6 66 होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर 4। ओके, 0.36 आ गई, ये 0.36 आ गए। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 6/11, यहाँ पर 0 पॉइंट और यहाँ पर 0 ला दो। ओके, अब देखो 11 पंचे 55। ओके, यहाँ पर 5 आया, ऊपर से 0 को उतार लो, 11 4 44। ओके, यहाँ पर 6 आ गए, तो 0.54, 0.54। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको लगाना है कौन से, इंक्रीज ऑर्डर में लगाना है, किसकी, इंक्रीज ऑर्डर में, क्योंकि ऑप्शन देखिए ना, आपके विकल्प है इंक्रीज ऑर्डर में जा रहे हैं। ओके, ओके, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, सबसे छोटा आप बोलोगे डी है, तो डी वाले को रखिए, बाकी को उड़ा दो। चलो, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 0.36 के बाद अगर मैं देखूँ तो 0.54 आ रहा। यस, तो ई वाला आपका सही है, बाकी को उड़ा दो। ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अभी भी देखो, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पर कौन जा रहा है, तीसरे नंबर पर ए जा रहा है, तो है, बिल्कुल है। ओके, चौथे नंबर पर देखो सी है सी, बिल्कुल है। 5वें नंबर पर आपका लास्ट है बी। ओके, तो यहाँ पर बी भी है। ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। जितना भी जाना है नोट के अंदर लिख लेना है, ताकि एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अपनी तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, कल भी हम मतलब मैथ्स के ही क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने, ताकि जितना भी मैथ्स जितना भी कवर हो जाए उतना मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी। ओके, छोटे छोटे अलग अलग टॉपिकों से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।